जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 2 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है कोई खास न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट पेज पे, बस इसको एक बार देख सकते हैं। कोरोना संकट में फंसे राज्यों को केंद्र की मदद। तो राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष में जो है मदद दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। आपको देखना क्या है यहाँ पे, आपको देखना है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है, जब से आपदा आई है ये इम्पोर्टेंट काफ़ी हो गया है। और महामारी अधिनियम 1897, महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन 2005, ये दो चीज़ आपको देखना, दो एक्ट देखना, और विशेषकर आपदा प्रबंधन 2005 आपको जाकर के देखना है। ये सब जो आपदा प्रबंधन 2005 है ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। 2005 का एक्ट आपके जो है बुक में मिल जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बुक आती है उसमें आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक समिट हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच होंगे व्यापार। तो यहाँ पे हमारे देश के जो नितिन गडकरी जी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ये पार्टिसिपेट किए हैं। और इन्होंने कहा है कि अगले 2 वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपए का जो है सड़क निर्माण पे खर्च होगा। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि एक परियोजना चलता है देश में, काफ़ी बड़ी परियोजना है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP। भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है अभी तक की, जिसका टारगेट है 2019 से लेकर के 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। 111 लाख करोड़ रुपए, वर्तमान में जो भारत की GDP है लगभग उसका आधा है। तो इतना पैसा खर्च किया जाएगा किस पे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की ज़रूरत है, हमें विनिर्माण सेक्टर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना होगा। मेक इन इंडिया को सफल बनाना है, इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना होगा। कृषि में जो लोग हैं, एक्सेसिव लोग हैं, ज़्यादा लोग कृषि में हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में है। उन कृषि में लगे हुए लोगों को अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देने की आवश्यकता है। 1990 और मैं कहूँ आज़ादी के बाद कृषि सेक्टर की ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ रेट कम हुई है, सेवा सेक्टर की GDP ग्रोथ रेट बढ़ी है, लेकिन हमारे देश में विनिर्माण सेक्टर, विनिर्माण सेक्टर या कहूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इसकी GDP बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं की है, यानी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमको नहीं हुआ है विनिर्माण सेक्टर में। तो आवश्यकता है हमें विनिर्माण सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की, इसलिए सरकार 2015 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम लाई थी। राइट। तो हमें इनको सफल करना, विनिर्माण सेक्टर को हमें सफल करना, चाइना को हमें अगर इनकाउंटर करना है, चाइना को हमें कंपटीशन देना है, तो ज़रूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें। और इसलिए अभी तक की सबसे बड़ी परियोजना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना, जो 111 लाख, यहाँ पे देखो दिया हुआ 111 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है, जो 2025 तक कंप्लीट होगा। और 7300 से ज़्यादा परियोजना है इसमें, 7300 से अधिक इस पे परियोजना है, जिसको हम 2025 तक कंप्लीट करेंगे। इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है यह। अब देखो यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूँगा डिटेल से। राजद्रोह की धारा 124A की संवैधानिक वैधता परखेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ये पहले परखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है IPC की धारा। देखो भारत में कभी कभी आपको द्वंद्व दिखेगा। आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है, सब कुछ। आर्टिकल 19 संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है आपको मीडिया की आज़ादी दिया हुआ, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। लेकिन दूसरी तरफ IPC की धारा 124A
के तहत अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो सरकार आपको राजद्रोह के केस में फंसा सकती है, राइट। एक तरफ 19 में आपको जो है दिया हुआ बोलने की आज़ादी, लेकिन 124A में जो है राजद्रोह की मुकदमा आप पे दायर किया जा सकता है, राइट। तो ये एक दूसरे का द्वंद्व है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है फिर परखेगा इसकी वैधता कि कहाँ तक राजद्रोह होना चाहिए और कहाँ तक अभिव्यक्ति की आज़ादी होना चाहिए। दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए, राइट, कि इस सीमा तक ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आता है और इस सीमा के बाद जो है ये राजद्रोह का मैटर बन जाता है। ये गैप को तय कौन करेगा? ये गैप को तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब देखो बहुत सारा इस तरह का इंसिडेंट है रिसेंट टाइम में, जब आपने ध्यान दिया होगा उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार एक स्कूल में मिड डे मील की गड़बड़ियों को दिखा रहा था और उसको राजद्रोह के केस में फंसा दिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से कई मैटर आप सुनोगे, राइट। तो राजद्रोह का मैटर कितना होना चाहिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी कितना होना चाहिए, दोनों के बीच में कहाँ थिन लाइन है, इसको डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब देखो राजद्रोह क्या है। संविधान नहीं कर रहा हूँ, आईपीसी की धारा जो 124A के अनुसार राजद्रोह एक प्रकार का अपराध है। इस कानून में राजद्रोह के अंतर्गत भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति, यानी भारत में जो सरकार उसके प्रति मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे, संकेत के तौर पे, दृश्य के तौर पे घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने के यत्न को शामिल किया जाता है। इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति को सरकारी नौकरी से रोका जा सकता है, विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही साथ 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, वो अलग है। लेकिन सवाल ये होता है कि सरकार के प्रति जो है, सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं, जो आपको आर्टिकल 19 में आपको अधिकार दिया गया है भारत के संविधान के द्वारा, और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ आप बोल रहे हैं, राइट। उत्तेजना आप पैदा कर रहे हैं, अवमानना पैदा कर रहे हैं, यानी राजद्रोह आप कर रहे हैं। दोनों के बीच में थिन लाइन क्या है वो हमें पता नहीं है। अब देखो आर्टिकल धारा 124A के समर्थन में कुछ तर्क दिया जा सकता है। डिस्कस करते हैं इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, 124A का क्या सकारात्मक पक्ष है और क्या इसका नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष यह कह सकते हो कि आईपीसी की धारा 124A राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने के लिए सक्षम है। वैसे लोग जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, अलगाववादी गतिविधि में शामिल है, राष्ट्र को तोड़ने में शामिल है, तो उससे निपटने में हम सक्षम हैं आर्टिकल धारा 124 से। यह धारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाती है। यानी चुनी हुई सरकार है, लोगों के मैंडेट से वो सरकार में आई है, और ऐसे कंडीशन में सरकार के खिलाफ अगर हिंसा हो रही है या सरकार को उखाड़ फेंकने का यत्न किया जा रहा है तो उसको 124A के तहत सरकार अपना बचाव कर सकती है। यदि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई है, हमारे पास प्रोविजन है कि न्यायालय का अगर आप अपमान कीजिएगा लिखित आधार पे, मौखिक आधार पे या सांकेतिक आधार पे, तो आप पे अवमानना की कार्रवाई किया जा सकता है, आपको दंड दिया जा सकता है। तो सरकार के अवमानना के लिए भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। यानी सरकार की अवमानना अगर आप कीजिएगा, सरकार की आलोचना आप कीजिएगा, तो भी आपको दंड मिलना चाहिए। चूँकि आप न्यायालय की आलोचना नहीं कर सकते हैं तो सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते हैं। तो पक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है। आज विभिन्न राज्य जो है माओवादी समस्या और खास करके नक्सलवादी समस्या हमने देखा है कि सामना कर रहे हैं, अतः इससे निपटने के लिए कानून जरूरी है। हमने देखा है कि नक्सलवादी गतिविधि किस तरह से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हमारे 22 जवान शहीद हो गए हैं और बहुत सारे लोग उस नक्सली को भटका हुआ नौजवान कहते हैं। ऐसा मैंने टीवी पे भी देखा था, न्यूज़ में भी देखा था, उन नक्सली को भटका हुआ नौजवान कहते हैं। तो हमें यह इनसे निपटने के लिए ज़रूरत है, माओवादी से निपटने की ज़रूरत है, आतंकवादी से निपटने की ज़रूरत है, अलगाववादी से निपटने की ज़रूरत है, नक्सलवादी से निपटने की ज़रूरत है। इसलिए हमें यह कानून चाहिए, धारा 124A की ज़रूरत है। इसलिए कुछ मामलों में गलत बता के इसे समाप्त करना सही नहीं होगा। अब देखो ये तो पक्ष में तर्क था, धारा 124 आईपीसी की धारा 124A क्यों चाहिए। विपक्ष में तर्क देता हूँ। औपनिवेशिक विरासत का अधिशेष है जो लोकतांत्रिक देश में अनुपयुक्त है, यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक गारंटी में बाधा डालता है।
तो एक तो ये औपनिवेशिक विरासत का अधिशेष है, यानी जो औपनिवेशवाद था, अंग्रेज हमारे देश पे शासन करने के लिए जो है आईपीसी लाए थे और ये वर्तमान तक बना हुआ। तो अंग्रेज हमारे देश पे शासन करने के लिए अंग्रेज के विरुद्ध कोई व्यक्ति न बोल दे, इसलिए ऐसे कंडीशन में उस पर राजद्रोह का केस लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता था। और इसका पहला उदाहरण था तिलक। राजद्रोह के केस में 1897 में 1897 में सबसे पहले लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार किया गया था। तो अंग्रेज के खिलाफ कोई बोले ना, इसके लिए अंग्रेज ने यह कानून लाया था जो वर्तमान तक अभी तक चल रहा है। और दूसरी तरह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 में हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, उसका यह उल्लंघन करता है। एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार में असहमति और इसकी आलोचना परिपक्व सार्वजनिक बहस की आवश्यक तत्व है। आलोचना लोकतंत्र को सफल बनाता है, आलोचना लोकतंत्र में सुधार लाने की मांग करता है, आलोचना प्रशासन में सुधार लाने की मांग करता है। सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए, इसे देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जा सकता। लोकतंत्र में प्रश्न करने, आलोचना करने और शासकों को बदलने का अधिकार इसका आधारभूत तत्व है। अंग्रेज जो है यानी ब्रिटेन जो है खुद अपने देश में यह कानून समाप्त कर चुका है। ब्रिटेन में भी यह कानून था, ब्रिटेन अपने देश में कानून समाप्त कर चुका है, तो भारत में इस कानून को बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और राजद्रोह का दुरुपयोग राजनीतिक उपकरण के रूप में भी किया जाता है। कई बार हमने देखा है कि राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में होती है, जो केंद्र में होती है या राज्य में होती है, वो इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी के लिए करता है, यानी राजनीतिक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग करता है। तो ये सारे के सारे प्रोविज़न है कि क्यों धारा 124 ए, आईपीसी की धारा 124 ए को समाप्त किया जाना चाहिए। बहरहाल इस पर कई डिसीजन आए, सुप्रीम कोर्ट का कई डिसीजन आया है, रोमिला थापर के मैटर में भी डिसीजन आया था, कई डिसीजन आया, लेकिन इसकी क्या थिन लाइन होगा अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय सुनाती है। एक बार इसको भी देख लेना। जयशंकर ने थाईलैंड, सिंगापुर और नॉर्वे के विदेश मंत्रियों से की बातचीत। तो कोरोना के समय में ये सारे के सारे देश जो है हमें मदद कर रहे हैं। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहा था। कच्चे माल के निर्यात में बढ़ोतरी से पैरासीटामोल का उत्पादन प्रभावित। तो हमें कोरोना से निपटना है, पैरासीटामोल की ज़रूरत है। पैरासीटामोल जो है आपको फीवर आता है तो उसमें दिया जाता है, कोरोना वायरस के समय आपको फीवर आता ही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पैरासीटामोल की ज़रूरत है। और पैरासीटामोल का जो है कीमत लगभग दुगुना हो गया। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पैरासीटामोल का जो बेसिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो कच्चा माल है उसको कहा जाता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। 90% एपीआई हम चीन से मंगाते थे। कोरोना के समय में हमने चीन से मंगाना बंद कर दिया, चीन ने हमें भेजना बंद कर दिया है क्योंकि हमारा लद्दाख में इशू चल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि भारत खुद इसको नहीं बनाता था, एपीआई भारत नहीं के बराबर बनाता था। अब सोच कर देखो कितनी द्वंद्व की स्थिति है कि भारत एक तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में विश्व को लीड कर रहा है, और दूसरी तरफ जो फार्मास्यूटिकल के लिए बेसिक चीज़ें की ज़रूरत है, बेसिक कच्चा माल चाहिए, वो कच्चा माल भारत नहीं बनाता। रीज़न क्या है? उसका रीज़न में एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो कंपनी भारत में, मान लो कंपनी खोलेगी कि हम कच्चा माल बनाएंगे, एपीआई बनाएंगे फार्मास्यूटिकल के लिए, पैरासीटामोल के लिए एपीआई बनाएंगे, उसको नॉर्मली लाइसेंस मिलता ही नहीं था या कोई एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलता ही नहीं था, न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप करती थी। तो ये न्यायपालिका का जो हस्तक्षेप होता था, एनजीटी का जो हस्तक्षेप होता था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो हस्तक्षेप होता था, जो उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता ही नहीं था, उसके कारण देश आज भुगत रहा है। राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो दवाई का ज़रूरत चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसके लिए आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस देना चाहिए था। ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी।
देखो कल भी हमने डिस्कस किया था, कल मुझे लग रहा था कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो अप्रैल का वो पेपर में दिया हुआ था कि 1.15 से लेकर के 1.20 लाख करोड़ तक आएगी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी अप्रैल में आया है। अप्रैल का जीएसटी ऑल टाइम हाई है, 1.41 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी आया है एक महीने की। जो अप्रैल 2021 की जीएसटी आया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया है, और प्रत्यक्ष कर का जो कलेक्शन है वो आया है। तो निश्चित तौर पे भारत की इकोनॉमी किस तरह से रिकवर कर रही है उसको यह शो कर रहा है। एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जन जन प्रभु जैसा व्यवहार न करे लोक सेवक, तो ये डॉक्टर विजय अग्रवाल है, इन्होंने एडिटोरियल लिखा हुआ, और ख़ास करके त्रिपुरा के मैटर को लेकर के एडिटोरियल लिखा हुआ। दो तीन बातें इन्होंने कही है। एक तो बात इन्होंने यह कही है कि आर्टिकल 144 धारा 144 को इम्प्लीमेंट करना बेसिक जिम्मेदारी होती है जिला प्रशासन की, जिला कलेक्टर की बेसिक जिम्मेदारी होती है 144 को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन 144 को इम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों से किस तरह से व्यवहार करते हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जिलाधिकारी जो होता है नॉर्मली जो है, ये पद जो आया था 1793 के आसपास आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये पद लाया था, जिलाधिकारी का पद। तो इससे लगभग 200-250 वर्ष हो गया है इस पद को लेकर के, जिलाधिकारी की भूमिका को लेकर के, और औपनिवेशिक पद था। इसमें हमें जिलाधिकारी के पद में हमें उपनिवेशवाद और सामंतवाद की बू आती है। उपनिवेशवाद क्या था? उपनिवेशवाद के कारण जो है जिलाधिकारी अपने आप को तानाशाह समझता है, यानी जिला का मालिक समझता है वो। और सामंतवाद के कारण जो है जिलाधिकारी अपने आप को जनता का नौकर नहीं चलकर जनता का माई बाप समझता है, जनता का मालिक समझता है, राइट। तो जिलाधिकारी जिला की जो है सेवक की जगह जिला के मालिक का दृष्टिकोण रखना शुरू कर दिया। जिला के मालिक का जो है उसमें भाव आना शुरू हो गया, और खास करके एक ईगो का भाव होता है कि आप जिलाधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। त्रिपुरा वाले केस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर वही बोलता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप एक डीएम से बहस करना शुरू कर दिया, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें गलत है। प्रशासन को बहुत हद तक सुधार करने की ज़रूरत है, बहुत। देखो, मुझे जब लगता है, मैं इस चीज़ों को सोचना शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे नौकरशाही को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नौकरशाही में हमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। पुलिस एक्ट को रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। 1860 के आसपास पुलिस एक्ट आया था। जेल एक्ट को रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ये सारी की सारी चीज़ों को हमें एक व्यापक तौर पे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, बहुत बड़े रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। हमें वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार नौकरशाही, लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करना होगा। और राइटर का कहना है कि देखो, हम जो है GS4 जो होता है पेपर, उसमें हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं, और एथिक्स में हम लोग भावात्मक बुद्धिमत्ता पढ़ते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं। हमें अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करना है प्रशासन में, राइट। तो ये कहना है राइटर का। अब देखो, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा न्यूज़ है, ग्लोबल वार्मिंग की काट करेगा पेंट। तो अमेरिका एक ऐसा पेंट बनाया है जो ग्लोबल वार्मिंग को घटाने में मदद करेगा। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग का कुछ सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का एक सॉल्यूशन पेंट हो सकता है, आपको यहीं पेपर में ही मिलेगा। आपको किसी भी किताब में, किसी भी बुक में आपको यह नहीं मिलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पेंट, ग्लोबल वार्मिंग का एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो आपको पेपर में मिलेगा। इसलिए पेपर पढ़ने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग में जहाँ आपने नोट बनाया ग्लोबल वार्मिंग का, वहाँ पे जाकर अपडेट कर लें कि ग्लोबल वार्मिंग का एक सॉल्यूशन पेंट भी हो सकता है, जो अमेरिका में डेवलप किया गया। इस पेज पे भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस
एक बार इसको पढ़ लेना। भारत की मुखर विदेश नीति अमेरिका ने माना लोहा। अमेरिका पर मैं एक स्पेशल लेक्चर आज अपलोड कर दूंगा, आज या कल तक, तो वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस कर देंगे यूएस और इंडिया के बीच में रिलेशन। बाकी इसको एक बार पढ़ लेना। अब देखो, इसको एक बार ज़रूर आपको देखना चाहिए। तालिबान से नाराज़ है पाकिस्तान, जनरल बाजवा। तालिबान, भारत तालिबान को नहीं मानता था, लेकिन 2018 में पहली बार अनौपचारिक तौर पे, औपचारिक तौर पे नहीं, अनौपचारिक तौर पे तालिबान अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में भारत शामिल हुआ था। और मास्को वार्ता हुई थी, रूस के मास्को में वार्ता हुई थी। उस मास्को में भारत ने अनौपचारिक तौर पे, भारत के 2 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, वो इस वार्ता में शामिल हुए थे। तो अनौपचारिक तौर पे हम तालिबान से बातचीत करना शुरू कर दिए। और निश्चित तौर पे तालिबान बनाया कौन है? तो तालिबान बनाया है आपको पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान तालिबान से नाराज़ है कि तालिबान क्यों बातचीत कर रहा है भारत से। भारत को ज़रूरी है, अगर अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस जाती है तो हमें यह ज़रूरी है कि हम तालिबान के साथ भी संबंध को बरकरार रखें, क्योंकि अफ़गानिस्तान के 40% भूभाग पे अभी भी तालिबान का कब्जा है। और अगर अमेरिकी सेना वहाँ से वापस चली जाती है, यूरोपीय सेना अगर अफगानिस्तान से वापस चली जाती है, तो हो सकता है तालिबान की सरकार आ जाए अफगानिस्तान में। तो हमें ज़रूरी है तालिबान के साथ भी बातचीत करने की। ओके, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।